Assalamu alaikum students. Today we will read The Beer, a play by Anton Chekhov. We will read it critically, word to word, with its text reading. Before we start with our play, first let me introduce the play The Beer. The Beer is one act play. It is a comedy. And when we discuss it as a comedy, we call it a farce. Means the beer is a farcical play or is a farce comedy. And when we call it a farce, farce means a funny play with unlikely events and situations, means ironic situations, caused by sudden, unexpected, funny, ironic, and exaggerated comments and acts of different characters. It means फार्स जो होता है वो एक ऐसा प्ले होता है कि जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें मज़ा आता है, वी इन्जॉय इट वाइल रीडिंग. उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के कुछ कमेंट्स होते हैं या उनके कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, उनको कुछ बिहेवियर या उनका एटीट्यूड ऐसा होता है जिसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं या ऐसे इवेंट्स हमें नज़र आते हैं कि जो बड़े अनएक्सपेक्टेड और बड़े सडन होते हैं, बट दे कॉज amusement and they're very funny in their nature as well as their ironic and exaggerated ones. तो ये हमें यहाँ पर बियर में बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं. therefore it is called a farce. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब हम द बियर पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में ये होना चाहिए कि हम जब इसका टेक्स्ट रीड करेंगे तो हमने उसको इस तरह से पढ़ना है कि अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको एज ए फार्स डिस्कस करें तो फिर हमें पता हो कि हमने इसके कौन से एलिमेंट्स को डिस्कस करना है कि हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकेंगे. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. चीकोव्स आर्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज साइकोलॉजिकल. जो हम नॉर्मली इसके बारे में पढ़ते हैं एंटन चीकोव के बारे में कि किस तरह का प्ले लिखता है, तो हमें पता चलता है कि जो इसका प्ले होता है उसमें हमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बजाय साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा नज़र आता है. तो इसी तरह से हम बियर में भी देखेंगे कि बियर में हमें कोई फ़िज़िकल डेवलपमेंट एज सच नज़र नहीं आता. एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बिहेवियर चेंज है, एटीट्यूड चेंज है, डिसीजंस चेंज है, लेकिन फ़िज़िकल चेंज उस तरह से हमें नज़र नहीं आता है. बट ही साइकोलॉजी इग्नोर्स द इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल है ना, उसकी जो आइडेंटिटी है वो इसमें छुप जाती है उस साइकोलॉजी में. यानी जो हमारा राइटर है, जो हमारा प्ले राइट है एंटन चीकोव जो है, वो हमें जो बात, जो आइडिया देना चाह रहा होता है या जो साइकोलॉजी वो हमारे सामने एक्सप्रेस कर रहा होता है, उस साइकोलॉजी के पीछे जो इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है वो छुप जाती है. मीन्स कि वो एक यूनिवर्सल अप्रोच हमें दे रहा होता है थ्रू दैट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ऑफ द बियर. यहाँ पर हमें मेनली 3 कैरेक्टर्स नजर आएंगे. दीज आर पोपोवा, स्मिर्नव एंड ल्यूका. पोपोवा, a young widow, she is a main character of the play, as well as she is representative of Russian aristocratic female. Number 2 is Smirnov. Smirnov is a landowner. He is the main character of the play, as well as representative of Russian aristocratic male. Third main character is Luka, an old man, Popwa's faithful servant, representative of serving class, and having a realistic approach, जो कि हमें हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स जो पोपवा एंड स्मिर्नव हैं उसमें नज़र नहीं आएगी. अब यहाँ पर हमें एंटन चीकोव के बारे में ये बात पता चलती है दैट हिज कैरेक्टर्स आर नॉट पर्सन्स बट जस्ट मेन एंड वीमेन. वही बात जो हमने पीछे भी की
कि दे आर नॉट इंडिविजुअल्स, दे आर मेन एंड वीमेन, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर क्लासेस, देयर सेक्सेस। तो यहाँ पर हमें ये जो पोपवा नज़र आ रहा है, आ रही है, या स्मिर्नव नज़र आ रहा है, दे आर नॉट they're not the characters, they're not the hero and heroine, rather they are just men and women. उनकी individuals जो हैं, individuality जो है, उनकी characters जो हैं as person, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। अब हम जब बियर को पढ़ते हैं या किसी भी प्ले को पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें किस तरह से उसको पढ़ना होता है। देयर आर सम मेन थिंग्स टू डू वाइल रीडिंग अ प्ले, और वो कौन कौन सी हैं। नंबर वन, एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स। ये चीज़ तो आपने जहन में रखनी है कि व्हेन एवर यू रीड आउट अ प्ले, तो उसमें मेन चीज़ जो होती है वो आपको कैरेक्टर्स को देखना होता है कि कैरेक्टर्स किस किस्म के हैं, कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर्स ने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, और इस दो करने के दरमियान में ये राइट, यानी कि प्ले के स्टार्ट में राइटर क्या सोच रहा था, कैरेक्टर क्या सोच रहा था, और प्ले के एंड पर कैरेक्टर क्या सोच रहा है, क्या कोई डेवलपमेंट है, और अगर डेवलपमेंट है तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कैरेक्टर उसी सोच पर खड़ा है जहाँ पर पहले था, तो उसको फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है। जो अगर उसमें कोई चेंज आता है तो दैट इज़ कॉल्ड राउंड कैरेक्टर। तो हमें जहाँ पर दो कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें राउंड कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। नॉर्मली हमारी मूवीज़ में, हमारे प्लेस में, हमारे नॉवेल्स में हमें जो कैरेक्टर्स में जिसमें बहुत सारी डेवलपमेंट नज़र आती है, मेनली हमारे जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें हीरोज़ भी होते हैं और विलन्स भी होते हैं, वो सारे के सारे राउंड कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें मेन जो हमें नज़र आता है वो विलन नज़र आता है। अगर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है कि पहले वो बड़ा करप्ट होता है और एंड पर वो चेंज हो जाता है, तो जो कैरेक्टर शुरू में जैसा था बिल्कुल एंड पर भी वैसा, तो वो ज़्यादा हमारे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उसमें आ जाता है, जैसे इसमें हमें लूका नज़र आएगा। नंबर टू इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द थीम ऑफ द प्ले। फिर हमें सॉर्ट आउट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है कि जो प्ले है उसका थीम क्या है। थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें पता चलता है कि व्हाट द राइटर वांट्स टू से, व्हाट द राइटर वांट्स टू कन्वे टू हिज रीडर्स। कहना क्या चाहता है, कन्वे क्या करना चाहता है, कौन सा मैसेज देना चाह रहा है, कोई मॉरल लेसन देना चाह रहा है, या फिर जस्ट टू अम्यूज़ द रीडर्स उसने ये प्ले लिखा है। ये हमें थीम पता होना चाहिए। नंबर थ्री इज़ टाइटल। टाइटल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें हमें ये देखना होता है कि क्या जो टाइटल है, इज़ देयर एनी रिलेशन टू इट्स थीम और इट्स कैरेक्टर्स, और बोथ, दोनों के साथ हमें उसको देखना है टैली करके कि क्या दोनों के साथ उसका कोई कहीं ना कहीं से कोई लिंक है, कोई रिलेशनशिप बनता है, या उसका जो टाइटल है वो किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, या उस टाइटल को कन्वे करने के लिए उसने ये पूरा प्ले लिखा है। समटाइम्स जो उसका थीम है वो उसके टाइटल के थ्रू ही एक्सप्रेस हो रहा होता है। नंबर फोर, इट्स एंडिंग। प्ले में उसकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हमें देखना होता है इज़ इट जस्टिफाइड और नॉट, कि जो हमारा थीम जो हमने फाइंड आउट किया है थ्रू आउट द प्ले, तो क्या वो जस्टिफाइड हुआ है इस एंडिंग के थ्रू या नहीं हुआ है, या जो एंडिंग है दैट इज़ प्रॉपर एंडिंग अकॉर्डिंग टू द थीम और नॉट। अक्सर आपको ये पूछा जाता है, कोई भी प्ले आपका बहुत फेमस हो जाता है, टीवी सीरियल बहुत फेमस हो जाता है, तो उसमें जो आपका लास्ट एपिसोड है उससे पहले व्यूवर्स का ओपिनियन लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है जी बताइए इसका एंडिंग कैसा होना चाहिए, उसको उससे शादी कर लेनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें वो होती हैं कि जो एंडिंग जो है वो डिसाइड कर रही होती है। नंबर फाइव इज़ एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप प्ले पढ़ रहे होते हैं तो आपको जहन में रखना होता है कि इसका क्वेश्चन सिर्फ आपको इसकी समरी पता नहीं होनी चाहिए, आपको इसका टेक्स्ट जो है बहुत अच्छे से आप उससे फेमिलियर हों, ताकि आप जो इसका क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है आपके पेपर्स में, वो एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें आपने गिवन जो लाइंस होती हैं प्ले में से, आपने देखना है कि उसको किसने बोला है
और वो किस मौके पर बोला गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसका थीम क्या है उन गिवन लाइन्स का। तो उसमें जो रेफरेंस होता है उसमें आप अगर सिंपली यही लिख दीजिए प्ले, जैसे टाइटल आ जाता है उसमें, तो उसके आगे आप सिर्फ द बियर लिख लीजिए। प्ले राइट में आप सिर्फ उसका प्ले राइट लिख लीजिए, राइटर का नाम लिख लीजिए। जैसे ये है एंटन चीकोव, तो आप ये दैट इज़ इनफ। आपको बहुत बहुत लंबी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ, उसके बाद इसका कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट कंटेन्स अ थीम ऑफ द प्ले। जो प्ले है उसका थीम क्या है, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट में बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि आप एनालाइज करते हैं जो गिवन लाइंस हैं उनको, कि उसके अंदर क्या बात हो रही है, उसको क्रिटिकल एनालाइज करना होता है, एज वेल एज द कैरेक्टर जो कि उनको लाइंस को बोल रहा है, स्पीकिंग द लाइंस। उसके बाद हम बात करेंगे द बियर की। दैट इज़ वन एक्ट प्ले, जो हमने पहले बात की है कि दैट इज़ वन एक्ट प्ले। तो वन एक्ट प्ले होता क्या है? वन एक्ट प्ले इज अ प्ले वेयर ऑल द एक्शन हैपन्स इन वन एक्ट विद नो ब्रेक्स। इसमें कोई ब्रेक्स नहीं आते हैं, एक ही एक्ट में सब चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है, एक्चुअली पूरा एक्शन जितना भी प्ले या हो सकता है एक प्ले में, वो सब का सब उस जगह पर हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो राइजिंग एक्शन हो सकता है। नंबर टू, क्लाइमेक्स होता है उसमें, जब वो एक्शन अपनी पीक पर पहुंचता है, दैट इज़ द क्लाइमेक्स, जहाँ पर आपको आप फेस करते हैं, थ्रिल भी आता है, सस्पेंस भी आता है, आप सोच भी पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। और उसके बाद फाइनली जो होता है, जो एंडिंग होता है, दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ दैट राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन, जो कुछ भी हुआ है। इट रिवॉल्व्स अराउंड वन सिंगल सिग्निफिकेंट इवेंट। और हम इसमें देखेंगे कि वो सिंगल सिग्निफिकेंट इवेंट कैसे क्रिएट होता है, कैसे वो अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचता है और कैसे वो रिजॉल्व होता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर प्ले। आपने इमेजिन करना है देयर इज़ अ ड्राइंग रूम इन फोफवास हाउस। ये घर है जी आपके हीरोइन का, फोफवास हाउस है, और उसमें एक ड्राइंग रूम है। आप इमेजिन कर लीजिए आप जहाँ पर बैठे हैं, ये उसका ड्राइंग रूम है जहाँ पर आपको नज़र आती है आपकी हीरोइन पोफवा जो है, शी इज़ इन डीप मॉर्निंग एंड हैज़ हर आइज फिक्स्ड ऑन अ फोटोग्राफ। उसने हाथ में एक फ़ोटो पकड़ रखा है और उसको देखती जा रही है, बिल्कुल टिपिकल हीरोइंस की तरह से। और इधर उधर कहीं पर नहीं देख रही है, और उसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है। और उसमें इतने में उसका जो सर्वेंट है, लूका है, वो वहाँ पर आता है। ही इज़ हैरन गोइंग, मीन्स एड्रेसिंग फोर्सफुली। और वो आकर उसको क्या कहता है, इट इज़न्ट राइट मैडम, यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, इसको अंडरलाइन हम करेंगे कि यहाँ पर लूका हमें बताना चाह रहा है कि ही इज़ वेरी मच रियलिस्टिक इन हिज अप्रोच, इन हिज थिंकिंग। यहाँ पर ये देखिए कि जो बात वो कहने चाह रहा है, ये है वो पॉइंट ऑफ व्यू कि जो राइटर हमें कन्वे करना चाहता है, दैट पुफवाज इज़ जस्ट डिस्ट्रॉइंग हर सेल्फ। यहाँ पर वो हमें इसके थ्रू कन्वे कर रहा है। The maid and the cook have gone off fruit picking. Every living being is rejoicing. Even the cat understands how to enjoy herself and walks about in the yard, catching midges. Midges means insects. Only you sit in this room all day as if this was a convent and don't take any pleasure. अब इससे हमें पूरी सिचुएशन पता चल रही है, बिकॉज हमें पिछले उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, हमें पास्ट का नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ था, क्या हो रहा था, और प्ले कहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो स्टार्ट तो सडन होता है, लेकिन राइटर जो है वो हमें क्लियर पिक्चर देता है कि इससे पहले क्या हो रहा था और अभी हम कहाँ पर खड़े हैं। तो हमें पता चलता है कि जो हमारी हीरोइन है, उसको कोई बहुत कोई कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से वो डीप मॉर्निंग में है। और जो उसका सर्वेंट है वो उसको हमें बता रहा है कि उसको उसने देखा है कि वो सारा वक्त अपने कमरे में रहती है, कहीं बाहर नहीं निकलती, कुछ इन्जॉय नहीं करती। यानी उसने अपनी लाइफ को यहीं पर स्टॉप कर लिया हुआ है। किस वजह से कर लिया, अभी हम ये जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हमें पता चलता चले जाएगा। यस, रियली, आई रिकॉन, आई परसीव, इट्स अ होल ईयर दैट यू हैवंट लेफ्ट द हाउस। यानी हमें बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट इट्स 1 ईयर के
जो आपकी हीरोइन है उसने घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला है। अब इसके जवाब में आपकी जो हीरोइन है फुफुआ जो है वो क्या कहती है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो कि आपको अक्सर रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए आ जाया करता है। और यहाँ पर हमें इसका कैरेक्टर पता चलता है। यहाँ पर हमें जो राइटर पॉइंट आउट करना चाह रहा है, जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा है, हमें वो चीज़ नज़र आ रही है। और वो क्या है? जब वो कहती है, आई शैल नेवर गो आउट, वाई शुड आई, माई लाइफ इज ऑलरेडी एट एन एंड, ही इज इन हिज ग्रेव एंड आई हैव buried myself between four walls, we are both dead। नहीं जी, टिपिकल डायलॉग्स हैं आपकी जो टिपिकल हीरोइंस होती हैं उनके वाले, कि बस जी मैं उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, वो मर गया है, मैं भी मर गई हूँ, मैं वो अपनी ग्रेव में है और मैंने इस कमरे को अपनी ग्रेव बना लिया, फोर वॉल्स में अपने आप को बरी कर लिया है, एंड वी आर बोथ डेड। ये उसने हमें बताया है। इससे हमें पता चलता है कि जी कोई बहुत ही लव्ड वन है जिसकी डेथ हो चुकी है और जिसकी वजह से शी इज़ इन डीप मॉर्निंग। तो अब हमें यहाँ पर पता क्या चलता है कि लूका जो कैरेक्टर है ई अपीयर्स टू बी रियलिस्टिक वन। और यहाँ पर हमें फुफुआ का अननेचुरल एटीट्यूड पता चलता है, उसका कैरेक्टर पता चलता है कि दैट शी इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट, इमेजिनेटिव एंड अनरियलिस्टिक कैरेक्टर। उसके जवाब में लूका उसको क्या बोलता है? वेल, देयर यू आर, निकोले महलविच इज डेड। वेल, इट्स द विल ऑफ गॉड। वेरी रियलिस्टिक अप्रोच, माइंड इट। इसको अंडरलाइन हम करेंगे। एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, you've mourned him and quite right, ठीक है कर लिया, बहुत हो गया, but you can't go on weeping and wearing mourning forever। वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। लूका का कैरेक्टर जब आप डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आप ज़रूर बताएंगे कि जब वो ये कहता है इट्स विल ऑफ गॉड, ये जो हमने अंडरलाइन किए हुए हैं ये उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि किस तरह से रियलिस्टिकली वो फुफुआ को समझाने की कोशिश कर रहा है दैट यू कांट गो ऑन वीपिंग एंड वेयरिंग मॉर्निंग फॉर एवर, दिस इज़ क्वाइट अननेचुरल, यू कैन नॉट डू इट फॉर एवर। ये उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। अब उसको बताता है माई ओल्ड वुमन डाइड टू when her time came। Well, I grieved over her, I wept for a month, and that's enough for her। But if I've got to weep for a whole age, well, the old man isn't worth it। You've forgotten all your neighbors, you don't go anywhere, and you see nobody। We live, so to speak, like spiders and never see the light। अब इसमें जो हम अंडरलाइन करेंगे, इसमें बाय मिस्टेक सो टू स्पीक भी हो गया, हम अंडरलाइन करेंगे वी लिव लाइक स्पाइडर्स एंड नेवर सी द लाइट। ये हैं वी आर ह्यूमन बींग्स, कि हम जो टिपिकल ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जस्ट लाइक स्पाइडर्स हम लोग उसको लिव करते हैं। किस तरह से? हम लोग रोशनी देखना नहीं चाहते, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं एंड इमेजिन करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई रोशनी नहीं है। तो उसने कहा है कि एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए, वन शुड नॉट बी एन एस्केपिस्ट, कि आप अपनी आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह और सोचें कि बिल्ली चली गई है। ये उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नेवर सी द लाइट। तो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। द माइस हैव ईटन माई लिवरी मीन्स यूनिफॉर्म, इट इजंट एज इफ देयर वर नो गुड पीपल अराउंड, फॉर द डिस्ट्रिक्ट इज फुल ऑफ देम। देयर इज अ रेजिमेंट quartered at Riblow and the officers are such beauties, you can never gaze your fill at them। And every Friday there is a ball at the camp, and every day the soldiers band plays। अभी उसको बता रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि यहाँ पर इतने सारे सोल्जर्स हैं, इतने इतने खूबसूरत हैं, इतने हैंडसम हैं कि तुम उनको देखती रह जाओ, तुम निकलो तो सही बाहर, पार्टी होती है। अ माई लेडी, यू आर यंग एंड ब्यूटिफुल with roses in your cheek, if you only took a little pleasure। अभी हमें यहाँ पे पता चल रहा है उसकी एज के बारे में, दैट शी इज़ अ यंग लेडी। ब्यूटी वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, अंडरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वंस अगेन हमें लूका के रियलिस्टिक अप्रोच के बारे में बता रहा है कि जो उसको कन्विंस कर रहा है, उसको बताना चाह रहा है, क्योंकि जो उसका अननेचुरल बिहेवियर है उसके ऊपर राइटर इज़ वेरी मच डिस्टर्ब्ड। वो चाहता है कि उसको कन्वे करे। You know,
In 10 years' time, you'll want to be a peahen yourself among the officers, but they won't look at you. It will be too late. उसको अलार्म कर रहा है, उसको डरा रहा है आने वाले वक्त से कि डर जाओ कि जब तुम्हारी ये ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब तुम इनके पास जाना चाहोगे, फिर तुम्हें कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे. अब अब हमें राइटर क्या बता रहा है कि जी इसके बाद भी फोफुआ says with determination, क्या? I must ask you never to talk to me about it. You know that when Nicole Malvich died, life lost all its meaning for me. I would never to the end of my days to cease to wear mourning or to see the light. उसने कसम खा ली है जी. टिपिकल हीरोइन. आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है शी इज़ वेरी मच सिंसियर लेडी, वेरी सिंसियर टू हर लव, कि वो उसने अपने आप के लिए कसम खा ली कि कभी वो रोशनी नहीं देखेगी, कभी वो अपना मॉर्निंग ड्रेस नहीं उतारेगी, यानी कि कभी वो कलरफुल ड्रेसेस नहीं पहनेगी, हमेशा ये ब्लैक पहनेगी. यू हियर, लेट हिज गोस्ट सी हाउ वेल आई लव हिम. जस्ट इमेजिन, शी लव्स हिम बट शी कॉल्स हिज सोल द गोस्ट. उसके गोस्ट को आने दो और वो देखे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ. यस, I know it's no secret to you that he was often unfair to me, cruel and even unfaithful. But I shall be true till death and show him how I can love. अंडरलाइन दीज लाइन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. यहाँ पर हमें फुफुआ का कैरेक्टर भी पता चल रहा है, एज वेल एज हमें वो जो अनरियलिस्टिक अप्रोच है उसकी वो भी हमें पता चली, जिसको राइटर क्रिटिसाइज करना चाहता है. देयर बियॉन्ड द ग्रेव ही विल सी मी एज आई वॉज बिफोर हिज डेथ, कि वो मर चुका है फिर भी मैं उसके साथ कितनी सिंसियर हूँ. तो हमें यहाँ पर जो चीज़ें, जब आप एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, जब आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द वे कर रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त क्या होता है, हमें वैनिटी नज़र आ रही होती है, हमें लग रहा होता है कि दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड. तो क्या है यहाँ पर, हर वैनिटी शो ऑफ रिगार्डिंग हर लव फॉर हर हस्बैंड, हर मॉर्निंग कन्फाइनिंग हर सेल्फ इन फोर वॉल्स सीम टू बी डिसेप्टिव. रियल नहीं लग रहा हमें. इट सीम्स एज इफ शी इज़ चैलेंजिंग टू कंपेयर हर लव विद दैट ऑफ हर हस्बैंड, कि जी देखो मैं कितना प्यार करती हूँ और वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था. लूका सेज, instead of talking like that, you ought to go and have a walk in the garden, or else order Toby or Jai to be harnessed, and then drive out to see some of the neighbors. ये घोड़ों के नाम है, उसके हॉर्सेस के नाम है जिसकी उसने बात की. और इस पर फुफुआ क्या कहती है, ओह, और रोना शुरू हो गई है जी. इस पर लूका ने कहा, मैडम, डियर मैडम, व्हाट इज इट, ब्लेस यू. ही वॉज सो फंड ऑफ टॉबी. अंडरलाइन दिस लाइन. ये है वो लाइन जहाँ पर हम ये बात हमने की थी कि आयरॉनिक सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे यहाँ पर इम्यूजमेंट और फनी सिचुएशंस. वो क्या है, वो ये है, अभी आज वो ये बात करी है, ही वॉज सो फंड ऑफ टॉबी, ही ऑलवेज यूज टू राइड ऑन हिम टू द कॉर्जेगन्स एंड Vlasov's, how well he could ride. What grace there was in the figure when he pulled at the reins with all his strength. Do you remember? Toby, Toby. Tell them to give him an extra feed of oats. Underline. अभी इसको अपने अपने जहन में रखना है. आगे जाकर हम देखेंगे कि अब वो टोबी से कितना प्यार करती है. अभी वो कह रही है कि उसको एक्स्ट्रा फीड दें. यस मैडम. इतने में कोई बाहर आ गया है जी, और फुफुआ जो है वो क्या कहती है, हु इज दैट, टेल देम दैट आई रिसीव नोबडी. आयरॉनिक स्टेटमेंट, आई रिसीव नोबडी. यस मैडम. हर लव फॉर टॉबी, पॉइंट टू बी नोटेड. यहाँ पर हमें आयरनी नज़र आ रही है. आयरनी वही होती है कि आपने कहा कुछ और, किया कुछ और, सोचा कुछ और, हो कुछ और गया. तो ये है आयरनी. फुफुआ लुक्स एट द फोटोग्राफ. वंस अगैन वो अब अकेली है रूम में. अब वो फिर से वो फोटो को देख रही है और कह रही है, यू विल सी निकोलास हाउ आई कैन लव एंड फॉरगिव.
My love will die out with me only when this poor heart will cease to beat. आयरनी आयरनी आयरनी, बहुत सारी आयरनी है यहाँ पर। अब वो अपने हस्बैंड को ये बातें कर रही है कि देखो मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अपने मरने तक मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी। और साथ ही फिर वो laughs through her tears and aren't you ashamed? I'm a good and virtuous little wife. I've locked myself in and will be true to you till the grave. And you? Aren't you ashamed, you bad child? You deceived me and had rose with me, left me alone for weeks on end. लें जी, अभी थोड़ी देर पहले वो जिस हस्बैंड के लिए अपने आप को वो बंद कर चुकी है, कन्फाइन कर चुकी है इन दीज फोर वॉल्स ऑफ द रूम, और बाहर निकलने की ना निकलने की कसम खा चुकी है, और कभी भी कोई भी इन्जॉयमेंट ना करने की कसम खा चुकी है। अभी वो उसको गाली भी दे रही है, उसको बुरा भला भी कह रही है, और आपको बता रही है कि किस तरह से उसने उसको धोखा दिया और किस तरह से उसने उसके साथ लड़ाइयाँ की, झगड़े किए, और वीकेंड्स पे वो बिल्कुल इसको टाइम नहीं देता था। अब इतने में लूका भी अंदर आ गया एंड ही एंटर्स इन कॉन्स्टर्नेशन फीलिंग वेरी डेस्पेयर। अब क्या है यहाँ पर हमें नज़र आता है, इट सीम्स एज इफ शी इज़ क्राइंग नॉट फॉर हस्बैंड, रादर फॉर मिस्ड प्लेजर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, कि जो वो मिस करती रही, कि वीकेंड पे अपने हस्बैंड को मिस करती रही, उसको बुरा लगा, वो याद कर रही है, उसके हस्बैंड ने उसको डिसीव किया, बिट्रे किया, दूसरी खवातीन के पास जाता रहा, उसको ये बुरा लगा, उसको मिस कर रही है। फिर वो उसके साथ नहीं रहता था, और वो उसके जो अगर जितना लव ये करती थी उतना ज़्यादा वो इसके साथ नहीं करता था। ये सारी चीज़ें वो उसको जहन में आ रही हैं, और उनको वो उसने बेसिस बनाकर वो उसको इतना सारा बुरा कह रही है। तो अभी यहाँ पर हमें लगता है कि उसको मिस्ड प्लेजर्स का ज़्यादा दुख है एज़ कम्पेयर टू द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। मैडम, somebody is asking for you. He wants to see you. But didn't you tell him that since the death of my husband, I've stopped receiving? I did, but he wouldn't even listen. Says that it's a very pressing affair. I do not receive. I told him so, but the devil curses and pushes himself right in. He's in the dining room now. अब लूका हमें पूरी सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा है कि बाहर क्या हुआ है। वहाँ पर बाहर कोई आ गया है। अब वो कोई कौन है, हमें जैसे कि हमें पहले पता है कि एक कैरेक्टर है हमारे पास स्मिर्नफ, तो जो वो डेफिनेटली वही आया है, और लूका जो है वो उसको रोक नहीं सका है, और वो अंदर आ गया है और डाइनिंग रूम में बैठा है, जिस पर फोफुआ जो है शी इज़ वेरी मच अनॉयड एंड सेज वेरी वेल, आस्क हिम इन। What manners! How these people annoy me! What does he want of me? Why should he disturb my peace? अब देखें, उसको क्या पता कि ये खातून जो है शी इज़ इन मॉर्निंग या किसी पीसफुल सिचुएशन में है। सो देन ही शी साइज, नो आई सी दैट आई शैल हैव टू गो इन टू कॉन्वेंट आफ्टर ऑल। ये प्योरली आयरॉनिक सिचुएशन है, आयरॉनिक स्टेटमेंट है। उसने कहा कि जी अब मुझे लगता है कि मुझे कॉन्वेंट में चले जाना चाहिए। यस, इनटू अ कॉन्वेंट। लें जी, लूका अंदर आ गया है स्मिर्नफ को लेकर। स्मिर्नफ ने कहा, यू फूल, यू आर टू फंड ऑफ टॉकिंग एस। इनको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको हमें अब डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो पोफुआ को देखता है, स्पीक्स विद रिस्पेक्ट, मैडम, आई हैव द ऑनर टू प्रेजेंट माई सेल्फ। आई एम ग्रिगोरी स्टेपनविच स्मिर्नफ, लैंड ऑनर एंड रिटायर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आर्टिलरी। इंट्रोडक्शन है जी स्मिर्नफ का। आई एम कंपेल्ड टू डिस्टर्ब यू ऑन अ वेरी प्रेसिंग अफेयर। अब यहाँ पर है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द प्ले स्टार्ट्स। जैसा कि प्ले का टाइटल है द बियर, तो इसमें जो अपेयरेंस ऑफ इनसाइड एटीट्यूड है, जस्ट लाइक अ बियर of both characters, especially of Smirnov, is very much clear, and it starts from this point.
एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्मिर्नफ भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि वो किस तरह से लूका से बात करता है, किस तरह से फिर वो पोपवा से बात करता है, और फिर किस तरह से फिर उनका डायलॉग स्टार्ट होता है. दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डायलॉग. नेक्स्ट इज पोपवा. अब वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जब इस तरह से वो मिलता है और जब उसने अपने इंट्रोडक्शन कराया, तो एज़ पर ट्रेडिशन फुफुआ को अपना हैंड उसकी तरफ देना था जिसको उसने किस करना था, बट शी डजंट गिव हर हैंड. व्हाट डू यू वांट? Your late husband, with whom I had the honor of being acquainted, died in my debt for 1,200 rubles on two bills of exchange. As I've got to pay the interest on a mortgage tomorrow, I've come to ask you, madam, to pay me the money today. So, यहाँ पर हमें क्लियर सिचुएशन होती है कि स्मिर्नफ जो है वो यहाँ पर क्यों आया है. वो यहाँ पर उसको बताता है कि जो उसका हस्बैंड है उसने उसे जो है वो कोई डीलिंग की थी. वो डीलिंग किस वजह से थी वो अभी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जो हमारे लेक्चर की एपिसोड होगी, नॉट ऑफ द प्ले. तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो क्या थी. तो अभी उसने यहाँ पर वो पैसे लेने के लिए आया है जो कि उसको बहुत चाहिए हैं, और आकर उसने ये पोपवा से कहा है. यहाँ पर एक एपिसोड जो है वो इंट्रोडक्शन तक जो है वो कंप्लीट होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट इनका डायलॉग स्टार्ट हो जाता है, वो एक नया एपिसोड, हम जो दूसरा लेक्चर हमारा है वो उसमें एपिसोड है. वो उसको डिफरेंट उसमें इसलिए किया है, यहाँ पर उसको क्लियर नहीं किया है, और उसको डिफरेंट लेक्चर में इसलिए किया है कि फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता. तो इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.